ताकि रोटियां तो बन पाएंगी। पानी से रोटी निगल लेंगे। हाँ ठीक है, चल दीपा, हम तीनों इन मटकों में पानी ले आते हैं। दीपा, रीता और रीमा थोड़ी दूरी पर किनारे से साफ पानी लेने जाती हैं। तभी अचानक उसे झाड़ियों में हरी भरी जंगली पालक, बथुआ और चौलाई के पौधे दिखते हैं। ओ तैयार मुरी मैया, रीमा दीदी, जरा यहाँ देखो तो सही। अरे बाप रे, यहाँ तो बथुआ, चौलाई और पालक के घने पौधे उगे हैं। अरे वाह, इन पौधों का इस्तेमाल करके तो हम बढ़िया खाना बना सकती हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। तीनों बहुएं फुर्ती से साड़ी का पल्लू फैलाकर ताजी हरी पालक और बथुआ तोड़ने लगती हैं और उन्हें नदी के बहते साफ पानी में रगड़ रगड़ कर धोती हैं। सब्जियां धोने के बाद तीनों बहुएं वापस आकर मिट्टी से चूल्हा बनाने लगती हैं। मेरा चूल्हा इस पेड़ के नीचे सबसे आगे बनेगा, मैं बड़ी बहू हूँ। क्यों? मेरा चूल्हा नदी के ठीक सामने बनेगा ताकि ठंडी हवा आए। तुम तीनों यहाँ भी शुरू हो गई। अगर तुम लोग ऐसे ही आपस में लड़ती रहोगी तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ेगा। अगर तुम लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकती तो हम कैसे गुजारा करेंगे? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप रो मत, हम तीनों बहुएं मिलकर एक साथ ही काम करेंगी। क्यों जीजी, सही कहा ना? हाँ माँ जी, अब हम नहीं लड़ेंगे। चलो रीमा, तीनों मिलकर एक ही बड़ा चूल्हा बना लेते हैं। तीनों बहुएं मिलकर एक बड़ा 3 मुंह वाला चूल्हा बनाती हैं। दीपा 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी से आग सुलगा देती है। थोड़े से बचे हुए आटे में रीता ताज़ा बथुआ मिलाकर पूड़ियाँ बेलती है। रीमा ताज़ी चौलाई का हरा साग कढ़ाई में छोंकती है और दीपा बकरी का दूध निकालकर चाय बनाती है। पूरा परिवार चटाई पर बैठता है। वाह बहू, खुशबू तो ऐसी है कि भूख चौगुनी बढ़ गई। अरे वाह, आज के खाने में जो स्वाद है वो पहले कभी नहीं आया। उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। हाँ लल्ला, आज तीनों ने एक साथ मिलकर प्यार से बनाया है, इसीलिए आज के खाने में ऐसा स्वाद आया है। कमला की बात सुनकर सभी खुश होकर खाना खाते हैं। तभी रमेश का ध्यान थाली में रखी हरी भरी बथुए की पूड़ियों और चौलाई के ताजे साग पर जाती हैं। अरे रीता, ये बताओ, हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा सूखा आटा था। तुम लोगों को इस सुनसान नदी के किनारे ये ताजा पालक, बथुआ और चौलाई कहाँ से मिल गया? कोई दुकान तो है नहीं यहाँ पे? अजी, दुकान की क्या जरूरत है? जब हम तीनों पानी लेने किनारे पर गए तो वहाँ झाड़ियों में से जंगली और एकदम ताजी सब्जियाँ मिली हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? इसका मतलब यहाँ नदी किनारे बिना किसी मेहनत के अपने आप इतनी बढ़िया सब्जियाँ उग रही हैं। हाँ सुरेश भैया, और मैंने ध्यान से देखा, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर हम लोग यहाँ थोड़े और बीज डाल दें तो हम यहाँ और भी ढेरों सब्जियाँ उगा सकते हैं। हमें बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात तो तुम लोगों की लाख टके की है बहुओं। पेट की आग तो बुझ गई और आगे के खाने का जुगाड़ भी दिख रहा है, पर एक बड़ी मुसीबत अभी भी सामने खड़ी है। कौन सी मुसीबत बापूजी? अब क्या हो गया? अरे बहू, शाम ढलने वाली और ये बादल लदे खड़े हैं। अगर पानी पड़ा तो हम सब खुले आसमान के नीचे सोएंगे कहाँ? रहने की सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ ना माँ जी, यहाँ तो कोई छत ही नहीं है। कोई जंगली जानवर आ गया या रात को आंधी पानी आ गया तो हम कहाँ छिपेंगे? अरे रीमा दीदी, जब तक हम तीनों बहुएं एक साथ हैं किसी बात का डर नहीं। रहने की दिक्कत है ना, तो उसका जुगाड़ भी अभी हो जाता है। भैया लोग जरा उठिए। क्यों छोटी, अब क्या करवाने वाली हो? अरे वो सामने देखो, नदी किनारे बांस के कितने लंबे लंबे और मजबूत पेड़ उगे हैं। आप तीनों भाई जाकर कुल्हाड़ी से 4-5 मजबूत बांस काट लाइए। अरे वाह छोटी, समझ गई। तुम सब बांस का ढांचा खड़ा करो और हमारे पास जो 2-4 एक्स्ट्रा सूती साड़ियाँ और रस्सी है, उनसे हम बांस को बांध कर एक बढ़िया सा तंबू बना देंगे। दीपा का ये जुगाड़ सुनते ही रमेश, सुरेश और महेश भागकर जाते हैं और नदी किनारे से मजबूत बांस काट लाते हैं। तीनों बहुएं रस्सियों के सहारे उन बांसों के ऊपर एक मजबूत, हवादार और सुंदर तंबू खड़ा कर देती हैं। ओह, मेरी बहुओं के हाथों में तो जादू है। साड़ियों से इतना सुंदर घर बना दिया, अब रात को बारिश और हवा से भी बचाव हो जाएगा। अरे चलो, रहने का जुगाड़ तो पहली रात के लिए हो गया। अब सब लोग चटाई बिछाओ और आराम करो। कल सुबह से हमें यहाँ सब्जियों की क्यारियां बनानी है। रात बीत जाती है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा परिवार सुबह जल्दी उठता है। रामलाल और तीनों भाई हाथ में फावड़ा और खुरपी लेकर नदी किनारे की उपजाऊ मिट्टी के पास पहुंचते हैं। अरे बेटो, कल बहुओं ने इसी मिट्टी में हमें ताजा बथुआ और चौलाई ढूंढ कर खिलाया था। यहाँ की मिट्टी बहुत नम और उपजाऊ है। चलो देर मत करो, आज यहाँ लंबी लंबी क्यारियां बना लेते हैं। हाँ बापूजी, हम यहाँ अच्छे से मिट्टी को खोदकर क्यारियां बना देते हैं ताकि पानी आसानी से पौधों तक पहुँच सके। क्यारियां तो बन रही हैं भैया, पर इसमें डालने के लिए बीज कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक भी बीज नहीं है। हाँ ना, क्यारियां तो ऐसे बन रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बगीचा लगने वाला हो। बिना बीज के सिर्फ मिट्टी देखकर पौधे उगेंगे क्या?
रीमा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन क्यारियां बनाने के बाद सबको भूख लगी है। पर दीपा जब आटे की पोटली देखती है तो उसमें से सिर्फ एक मुट्ठी आटा निकलता है। दीदी, जैसा कि डर था, आटा सिर्फ एक मुट्ठी बचा है। इतने बड़े परिवार के लिए इससे एक रोटी भी नहीं बनेगी। लो कर लो बात। सुबह इतनी मेहनत से क्यारियां तो बना दी, पर अब दोपहर को पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। भूखे पेट कब तक काम चलेगा? हाँ छोटी, रीमा ठीक कह रही है। सिर्फ पानी पीकर तो रात नहीं कटेगी। हमारे पास तो अब एक नया पैसा भी नहीं बचा है कि बाजार से आटा खरीद लाएं। अब क्या करें? अरे दीदी, उदास क्यों होती हो? हमारे पास भले ही पैसे नहीं है, पर इस नदी के किनारे कुदरत का खजाना तो है। कल जो हम जंगली पालक, बथुआ और चौलाई छोड़कर आए थे, वहाँ तो पूरा का पूरा हरा भरा जंगल उगा हुआ है। हाँ, पौधे तो बहुत सारे हैं छोटी, पर उनका खाने के अलावा हम क्या करेंगे? दीदी, हम तीनों मिलकर फुर्ती से ढेर सारी ताजी पालक, बथुआ और चौलाई तोड़ लेते हैं। फिर नदी के साफ पानी में धोकर उनकी सुंदर सुंदर हरी गड्डियां बनाएंगे। भैया लोग इन्हें पास के बाजार में बेचने जाएंगे। जो पैसे मिलेंगे उनसे बाजार से ढेर सारा खाने का आटा और क्यारियों के लिए अच्छी क्वालिटी के नए बीज भी आ जाएंगे। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत जबरदस्त जुगाड़ है। शहर के लोग तो ताजी हरी सब्जियों के लिए तरसते हैं। हमारी ये नदी किनारे की शुद्ध सब्जियां तो हाथों हाथ बिक जाएंगी। दीपा का ये आइडिया सुनकर तीनों बहुएं नदी किनारे की झाड़ियों से टोकरी भर भर के ताजी जंगली पालक, बथुआ और चौलाई तोड़ने लगती हैं। वो उन सब्जियों को नदी के बहते साफ पानी में रगड़ रगड़ कर धोती हैं और उनकी साफ सुथरी गड्डियां बांध कर तैयार कर देती हैं। तभी तीनों भाई वहां आते हैं। अरे वाह, इतनी सारी और इतनी चमकदार हरी सब्जियां! इन्हें देखकर तो बाजार वालों की भूख जाग जाएगी। हाँ भैया, ऐसी ताजी चौलाई और पालक तो पूरे सूखे के मौसम में बाजार में कहीं देखने को भी नहीं मिली। अरे तो फिर देर किस बात की भैया, चलो हम तीनों भाई सीधे बाजार का रुख करते हैं। तीनों भाई सब्जियों की भारी गड्डियां अपने सिर पर, कंधों पर उठाकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाजार पहुंचते ही लोग इतनी सूखी गर्मी में ऐसी हरी भरी और ताजी सब्जियां देखकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते उनकी सारी पालक, बथुआ और चौलाई अच्छे दामों में हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों भाई खुशी खुशी उन पैसों से एक बोरी गेहूं का आटा और क्यारियों के लिए लौकी, तोरई, भिंडी और परवल के नए बीज खरीदकर शाम को वापस नदी किनारे लौटते हैं। बहुएं तुरंत ताज़ा आटा गूंथकर गर्मा गर्म रोटियां सेकती हैं। सब लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और तंबू के अंदर सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को आसमान में अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से हवा से साड़ियों और बांस से बना तंबू तेज हिलने लगता है। नदी की लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं और पानी का जल स्तर बढ़कर तंबू तक पहुंच जाता है। अरे बाप रे, बचाओ! माँ जी उठो, देखो बाहर कितना भयंकर तूफान आया है। नदी की लहरें तो सीधे हमारे तंबू की तरफ बढ़ रही हैं। हाय दैया, हवा और ये बारिश इतनी तेज है कि हमारी साड़ियों वाला तंबू अभी उखड़ जाएगा। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा अंदर आ रही है। इस पानी की वजह से सब खराब हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था, नदी किनारे रहना का सबसे बड़ा नुकसान यही है। नदी जब देने पर आती तो छप्पर फाड़ कर देती है और जब लेने पर आती तो चमड़ी तक उधेड़ लेती है। बारिश के चक्कर में बाढ़ आ गई तो हम सब इसी पानी में बह जाएंगे। सुरेश, महेश, अरे जल्दी उठो, बाहर चलो और तंबू की रस्सियों को पत्थरों से और मजबूती से बांधो, वरना सब उड़ जाएगा। आटे की बोरी को ऊंचे पत्थर पर रखो, वरना बारिश का पानी लगते ही पूरा आटा कीचड़ बन जाएगा। भैया लोग घबराओ मत। रीमा दीदी, तुम आटे की बोरी और नए बीजों की थैली को संभालकर अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लो। रीता दीदी, आप माँ जी और बापूजी को लेकर तंबू के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर बैठो। ये सिर्फ रात की आंधी और बारिश है, पानी अभी और ऊपर नहीं आएगा। पूरा परिवार आधी रात को भीगते हुए कड़कड़ाती ठंड में तंबू की रस्सियां थामे रहता है। सुबह तक तूफान पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी ओहो, रात को तो लग रहा था कि यमराज आ गए, पर मूसलाधार बारिश के बाद सुबह की यह ठंडी हवा तो सीधे स्वर्ग जैसी लग रही है। बापूजी, भैया, जरा यहाँ आकर देखो तो सही। बारिश की वजह से नदी का ये जो पानी ऊपर तक आ गया है, उसने हमारी सब्जियों का क्या हाल कर दिया है। क्या हुआ सुरेश? क्या हमारी क्यारियां बह गई? मैं तो पहले ही कह रही थी कि नहीं रीमा दीदी, क्यारियां बही नहीं है, बल्कि रात को नदी जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाई थी वो हमारी क्यारियों में पूरी तरह फैल गई है। मिट्टी इतनी नम हो गई है कि हमें सींचने की भी जरूरत नहीं है। ये है नदी किनारे रहने का सबसे बड़ा फायदा। अरे सचमुच, मिट्टी तो एकदम मक्खन जैसी हो गई है। चलो भाइयों, देर मत करो, बाजार से जो लौकी, तुरई, भिंडी और परवल के नए बीज लाए हैं उन्हें तुरंत इस उपजाऊ मिट्टी में बो देते हैं। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए नए जोश के साथ क्यारियों में बीज बोने लगता है। कुछ ही दिनों में बारिश की वजह से नदी किनारे की उस उपजाऊ मिट्टी में नए बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाते हैं। हरी भरी चौलाई, जंगली पालक, बथुआ, गोल गोल ताजी हरी भिंडी, कटीली कुंदरू और परवल की लंबी लंबी हरी बेलें फैल जाती हैं।
हल्की हल्की बारिश के फुहारों के बीच रीता, रीमा और दीपा अपनी साड़ियों का पल्लू बांधकर खेत में ताजी भिंडी, कुंदरू, चौलाई और परवल तोड़ने जाती हैं। अरे बहुओं जरा यहाँ तो आओ, इस नदी किनारे की गीली मिट्टी में हरी भरी सब्जियां और बेलें तक खूब फैल रही हैं, पर आलू का एक भी कंद नहीं बैठ रहा। बिना आलू प्याज के खाना कैसे बनेगा? हाँ ना माँ जी, हमारे मायके में तो हर सब्जी में आलू पड़ता था, यहाँ तो सिर्फ हरी पत्तियाँ, जंगली कुंदरू और ये परवल ही दिख रहे हैं। रीता दीदी ठीक कह रही है, इन घास फूस जैसी हरी सब्जियों से हम क्या नया पकवान बना लेंगी। अरे रीता दीदी, रीमा दीदी, आप लोग इसे घास फूस क्यों कह रही हो? जो चीज नहीं उग रही उसका रोना क्यों रोना? जो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है उसी का इस्तेमाल करके ऐसा पकवान बनाएंगे कि लोग उंगलियां चाट जाएंगे। अच्छा छोटी बहू, इन हरी भरी बेलों और पत्तियों से तू ऐसा क्या बना देगी जो आलू पूरी को मात दे दे? माँ जी देखिए, हमारे पास बाजार का ताज़ा गेहूं का आटा है। रीता दीदी इस आटे में ताज़ा बथुआ पीसकर मिलाएंगी और बिना तेल घी के नदी के साफ पानी की भाप में स्वादिष्ट बथुआ आटा फरा तैयार करेंगी। अरे वाह छोटी, भाप में पका फरा, ये तो एकदम हल्का और खुशबूदार बनेगा। और रीमा दीदी, तुम इन जंगली हरी मिर्चों को सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ी चौलाई और जंगली पालक को बारीक कतर कर कढ़ाई में बिना तेल के पानी की कुछ बूंदों की भाप के साथ ऐसा चटपटा मिक्स हरी साग छौंकना कि खुशबू दूर दूर तक जाए। ओहो छोटी, और जो ये इतने सारे रसीले और ताजे परवल उगे हैं, मैं इन्हें बीज से चीरकर इनके बीज निकालकर नदी के साफ पानी में उबालूंगी और हमारी बकरी के गाढ़े दूध का मावा बनाकर इसके अंदर भर दूंगी। बिल्कुल सही दीदी। फिर उस परवल की मिठाई को हम मिट्टी के मटके में बंद करके रस्सी से बांधकर नदी के ठंडे पानी के अंदर डुबो देंगे। वो ऐसी ठंडी शाही परवल मिठाई बनेगी कि शहर के लोग भी इसके दीवाने हो जाएंगे। वाह मेरी लक्ष्मियों, तुम तीनों ने तो बिना आलू मसाले के ही पूरी शाही रसोई तैयार कर दिया। चलो देर मत करो, जल्दी खाना बनाओ। तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए काम पर लग जाती हैं। रीता फुर्ती से बथुए का हरा आटा गूंथने लगती है। बारिश में ही रीमा हंसते खिलखिलाते चौलाई और पालक को पानी में रगड़कर धोती है और बारिश की वजह से तिरपाल के नीचे दीपा चूल्हे पर बकरी का दूध उठाकर मावा तैयार करने लगती है। चूल्हे से बथुए के फरे और चौलाई के साग की सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगती है। तभी तीनों भाई और ससुर रामलाल खेतों का काम समेट कर तंबू के पास वापस आते हैं। अरे रीता, ये खुशबू तो ऐसी है कि पूरे गांव में कभी नहीं सूंघी। अजी, ये हमारे नदी किनारे के ताजे बथुए और आटे से बने भाप के फरे हैं, खाकर तो देखिए आलू भूल जाएंगे। ओहो रीमा, इस चौलाई के साग में जो सौंधापन है वो शहर की महंगी सब्जियों में भी नहीं होता। बिना तेल मसाले के भी इतना स्वाद। और ये हरे रंग की अनोखी मिठाई क्या है भाई? इसे देखकर तो लार टपक रही है। महेश भैया, ये नदी किनारे उगे ताजे परवल और हमारी बकरी के गाढ़े दूध के मावे से बनी शाही परवल मिठाई है। इसे नदी के पानी में ठंडा किया है, खाकर बताइए। महेश जैसी मिठाई मुंह में रखता है वो खुशी से उछल पड़ता है। अरे बाबूजी, भैया, ये तो मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल गई। ऐसी मिठाई तो शहर के हलवाई भी नहीं बना सकते। ये है नदी किनारे तीन बहुओं के हरे भरे पकवान। उसी समय नदी के पास वाले रास्ते से दो शहर के राहगीर अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर गुजर रहे होते हैं। अरे भाई साहब, जरा रुकना। इस सुनसान नदी किनारे से इतनी लाजवाब और मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, खुशबू ने तो दीवाना बना दिया है। चलो चलकर देखते हैं यहाँ कोई ढाबा है क्या। दोनों राहगीर तंबू के पास पहुँचते हैं जहाँ पूरा परिवार बैठकर मिठाई खा रहा है। अरे राम राम भाई जी, हम लोग शहर जा रहे थे, आपकी इस रसोई की महक हमें यहाँ खींच लाई। क्या हमें भी थोड़ा भोजन या वो हरी वाली मिठाई मिल सकती है? हम भूखे और इसके पूरे दाम चुका देंगे। आइए भाई जी बैठिए। हमारे पास कोई दुकान तो नहीं है, पर हमारी हरी भरी ताजी सब्जियां और नदी के पानी की ठंडी परवल मिठाई तैयार है। आप मेहमान हैं, चक्कर देखिए। रीमा और रीता फुर्ती से दो पत्तलों पर बथुए के फरे, चौलाई का साग और मटके से निकालकर ठंडी शाही परवल मिठाई दोनों राहगीरों को परोस देती है। जैसे वो मिठाई उनके गले से नीचे उतरती है, वो पूरा पत्तल साफ कर देते हैं और पहला राहगीर अपने कुर्ते की जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर रामलाल के हाथ में थमा देता है। अरे भाई साहब, ऐसा अनोखा स्वाद तो हमने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। ये परवल की ठंडी मिठाई तो साक्षात अमृत है भाई। हाँ भाई जी, इस कड़कती सूखी गर्मी में ऐसी हरी भरी सब्जियों और ठंडी मिठाई खाकर आत्मा तृप्त हो गई। हमारी एक सलाह मानिए, यहाँ रास्ते के किनारे एक बढ़िया सा ढाबा खोल लीजिए, लोग शहर से खिंचे चले आएंगे। अरे भाई, हम तो बेघर होकर यहाँ जान बचाने आए थे। ये तो हमारी बहुओं के हाथ का हुनर है। ये पैसे बहुत ज्यादा है भाई।
अरे ये पैसे आपके बहुओं के हुनर के हैं भाई जी, इन्हें मना मत कीजिए। हम शहर जाकर अपने बाकी दोस्तों को इस नदी किनारे 3 बहू के पकवान के बारे में बताएंगे। तीनों राहगीर अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। पूरा परिवार उस 20 रुपए के नोट को एकटक देखता रहता है। ये भगवान, जहाँ हमारे पास शाम की रोटी का ठिकाना नहीं था, वहाँ नदी किनारे हमारी 3 बहुओं ने हरे भरे पकवान की रसोई से पहली कमाई कर दिखाई। देखा आपने, आप तो कह रहे थे कि बिना आलू मसाले की हरी सब्जी कौन खाएगा। शहर के बाबू लोग तो पैसे देकर गए हैं। हाँ ना दीदी, अगर उन मुसाफिरों की बात मानकर हम यहाँ सचमुच एक छोटा सा ढाबा खोल लें तो हमारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, पर ढाबा खोलने के लिए लकड़ी, बांस और एक बड़े बोर्ड की जरूरत होगी। हमारे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं। अरे रमेश भैया, पैसों की चिंता क्यों करते हो? नदी किनारे मजबूत बांस और लकड़ियां मुफ्त में खड़ी हैं। आप तीनों भाई और बापूजी मिलकर बस एक बड़ा सा छप्पर खड़ा कर दीजिए, बाकी का जुगाड़ हम तीनों बहू मिलकर कर लेंगी। ओहो छोटी, तो इसका मतलब हम मजदूर से सीधा ढाबा मालिक बनने वाले हैं। चलो भाइयों, कुल्हाड़ी उठाओ और कल सुबह से ही बांस काटना शुरू करो। हमारे ढाबे का नाम होगा नदी किनारे 3 बहू के हरे भरे पकवान। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ढाबा बनने के बाद क्या शहर के बड़े बड़े लोग वहां आएंगे और नदी किनारे 3 बहुओं के हरे भरे पकवान चलेंगे? वैसे आज का दिन रमेश, सुरेश और महेश सुबह सुबह ही पसीना बहाते हुए मजबूत और मोटे बांस काट कर ला रहे हैं। रमेश और सुरेश उन बांसों को जमीन पर गाड़कर एक सुंदर ओपन एयर ढांचा तैयार करते हैं। महेश एक चौड़े कट्टे पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, नदी किनारे 3 बहू के पकवान। रीता, रीमा और दीपा मिलकर चूल्हे के पास मिट्टी का एक बड़ा काउंटर बनाती हैं और नदी के साफ पानी से पीतल के बर्तनों को चमकाकर सजा देती हैं। अरे लो भाइयों, छप्पर तो एकदम पक्का और मजबूत खड़ा हो गया है। अब आंधी आए या तूफान, हमारा ये ढाबा टस से मस नहीं होगा। और ये देखो भैया, हमारा सरकारी बोर्ड भी टंग गया। अब दूर दूर से आते राहगीरों को हमारी बहुओं के पकवान का पता साफ साफ दिखेगा। अजी बोर्ड तो देख लिया, अब शुरू करते हैं अपना मेन्यू। हाँ ना दीदी, और मैंने तो आज मटके के अंदर कल से भी दुगनी शाही परवल मिठाई बनाकर नदी के ठंडे पानी में रस्सी से बांध कर डुबो दी है। जैसे मुसाफिर आएंगे एकदम ठंडी ठंडी परोस दूंगी। जैसी दोपहर की तेज धूप होती है, पगडंडी वाले रास्ते से शहर की कई गाड़ियां और मुसाफिर गुजरने लगते हैं और ढाबे का बोर्ड और पकवानों की खुशबू से गाड़ियां एक एक करके रुकने लगती हैं। अरे भाई, क्या ये ढाबा है? यहाँ खाने की खुशबू तो वाकई बेमिसाल है। अरे भाई, ये क्या ढाबा है? यहाँ खाने की खुशबू तो वाकई बेमिसाल है। जी हाँ, आप बैठिए, हम परोसते हैं। तीनों बहुएं खाना परोसती हैं। ओहो भाई साहब, बिना आलू मसाले के हरे भरे पकवान, जरा 2 प्लेट और लगाइए। आइए बाबूजी बैठिए। ये नदी के पानी में ठंडी की हुई एकदम ताजी शाही परवल मिठाई है। सूखी गर्मी में इसे खाइए, दिल और दिमाग दोनों को ठंडक मिल जाएगी। शाम होते होते तीनों बहुओं के ढाबे के सारे पकवान बिक जाते हैं। कमला काउंटर पर बैठी नोट गिनती है। हे अन्नपूर्णा मैया, आज तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा बरकत हुई है। एक ही दिन में 500 रुपए की कमाई। देखा कमला, हमारी बहुओं की एकता और सूझबूझ ने इस बहती नदी किनारे हरे भरे पकवानों के जरिए हमारी कमाई का रास्ता दिखा दिया। माँ जी, ये तो अभी शुरुआत है। कल सुबह हम इन पैसों से बाजार से और भी ज्यादा आटा लाएंगे और अपनी क्यारियों की ताजी भिंडी और कुंदरू का इस्तेमाल करके कुछ और नए पकवान जोड़ेंगे। दिन बीतते गए और नदी किनारे 3 बहू के पकवान का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हल्की हल्की बारिश में दूर दूर से लोग गाड़ियों में भरकर सिर्फ उनकी ठंडी परवल मिठाई और बथुए के फरे खाने आने लगे। तभी एक दोपहर बाहर बरसात हो रही थी और ढाबे पर भारी भीड़ थी। पगडंडी के रास्ते से एक बूढ़ा आदमी धूल में सना हुआ फटे कपड़ों में हाँफते हुए ढाबे की तरफ बढ़ता है। रामलाल और कमला उसे देखकर शौक में रह जाते हैं। वो उनका पुराना मकान मालिक होता है, जो शर्म के मारे अपनी आंखें झुका लेता है और हाथ जोड़कर रोने लगता है। अरे रामलाल भाई, मुझे माफ कर देना। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। सूखे के चक्कर में मेरा शहर का सारा धंधा तबाह हो गया। मेरे पास खाने को एक दाना नहीं बचा। आज मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ। अरे तुम यहाँ भी आ गए? जब हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी तब तुमने हमारे सारे बर्तन और कपड़े धूप में बाहर फेंक दिए थे। आज किस मुंह से यहाँ आए हो? हाँ ना, हमें धक्के मारकर निकाला था। आज हमारा ढाबा देखकर यहाँ मुफ्त का माल उड़ाने आ गए क्या? जाओ भागो यहाँ से। बहुओं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने तुम लोगों पर रहम नहीं किया था, इसलिए आज मैं इस हाल में हूँ। पर भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे बस 2 सूखी रोटियां दे दो। अरे उठो भाई साहब, उठो। हमारे यहाँ दुश्मनी का कोई स्थान नहीं है। बहता पानी और बदलता वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कल तुम ऊपर थे, आज हम हैं, पर हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। रीता दीदी, रीमा दीदी, गुस्सा थूक दो। माँ जी, इन्हें पत्तल लगाओ।
मकान मालिक को आदर से चटाई पर बिठाया जाता है। रीमा उसे ताज़ी चौलाई का साग और फली परोसती है। दीपा उसे मटके से निकालकर ठंडा शाही परवल मिठाई देती है। मकान मालिक रोते हुए खाना खाता है। ओहो, अरे ऐसा स्वाद और ऐसा बड़ा दिल, मैंने तुम लोगों को बेघर किया और तुमने मुझे भरपेट भोजन और सम्मान दिया। मकान मालिक खाना खाकर रोते हुए सबको दुआएं देकर चला जाता है। रात में रीता, रीमा और दीपा मुस्कुराते हुए हाथ में नदी का साफ पानी लेती हैं। हम तीनों कसम खाती हैं कि जब तक ये नदी बहेगी हमारे इस ढाबे से कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं लौटेगा और हमारी इस हरी भरी रसोई और अनोखे पकवानों का स्वाद हमेशा शुद्ध और सच्चा रहेगा। जुग जुग जियो मेरी लक्ष्मियों, तुम्हारी इस एकता और अनोखे हुनर ने इस सूखी दुनिया में भी हमारे परिवार को खुशहाली के समंदर में डुबो दिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नदी किनारे बैठकर खाना खाया या पकाया है? और परवल की मिठाई और लौकी की बर्फी में से आपको कौन सी मिठाई ज्यादा पसंद है? कमेंट में बता कर जाइएगा।